क्विक चेक 3.1 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रा लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड CS2 मॉलिक्यूल। अच्छा, जब भी आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना, बस आपने इतना ध्यान रखना है जो एटम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। सो N2 में जो नाइट्रोजन है ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। जो से ग्रुप से बिलोंग करेगा उतने ही इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन, उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड हो गया। इसी तरह ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ बना है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये देखो, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कंप्लीट हो गए। इस नाइट्रोजन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल। इस तरह लिव स्ट्रक्चर है N2 का, इस तरह N2 स्टेबल है। अब CS2 की बात करते हैं। कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14 से, इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो किए। इसी तरह जो सल्फर है ये बिलोंग करता है ग्रुप 16 से, इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, इसी तरह इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान बनेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन गिने तो इस सल्फर के गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरह इस सल्फर के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सो ये है लिविंग स्ट्रक्चर CS2 का। हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह, इधर भी एक लोन पेयर, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर भी एक लोन पेयर। इसी तरह इसका ड्रॉ करें, इसके साथ भी डबल बॉन्ड, इसके साथ भी डबल बॉन्ड, साथ 2 2 लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ बी यानी बोरोन इन BF3 डज इट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। BF3 में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमने ये बताना है इसके वैलेंस शेल में, और हमने ये बताना है कि इसके पास कैपेसिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सके। सो आपने याद रखना है जो बोरोन है वो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। सो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिख दी, इसके वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो फ्लोरीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह इसके भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन और बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड। इसी तरह इधर 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड और इधर 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब हम जो बोरोन है हमने सिंपल बस इसके इलेक्ट्रॉन देखने, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने। इसके इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। सो इन BF3 द बोरोन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है BF3 मॉलिक्यूल में, मीनिंग इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब ये है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है इसको एक्सेप्ट कर सके, फिर ही तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, फिर ही इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर सी, शो द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। अभी हमने BF3 के बारे में पढ़ा, बोरोन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन।
इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ग्रुप 17 से बिलोंग करता है तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। अब इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 15 से। इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सो 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। अब यहाँ नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब नाइट्रोजन है, आप इसके इलेक्ट्रॉन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। बोरोन के 8 इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6। बोरोन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, इसके साथ शेयर करेगा और उसके साथ बना लेगा डेटिव बॉन्ड। जहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां कहलाता है डेटिव बॉन्ड। सो हमने यहां शेयर किया कि नाइट्रोजन ने अपने पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर किए और उसके साथ डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन की। पहला क्विक चेक है, कैन एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सप्लेन व्हाई और वाई नॉट। हमने बताना है कि जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं। में हमने पढ़ा था पीरियड नंबर जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। सो पीरियड 2 का मतलब ये कि दूसरे शेल में है इलेक्ट्रॉन। अब जो दूसरा शेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं एस और पी सब शेल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते। अगर इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने थे डी में, लेकिन सेकंड शेल में सिर्फ होते हैं एस सब शेल और पी सब शेल, डी होता ही नहीं है। तो डी ना होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। सो हम लिखेंगे नो एलिमेंट इन पीरियड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें आ सकता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कैन नॉट हैव एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट बिकॉज दे लैक अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स इन देयर एन इज इक्वल टू 2 वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एन इज इक्वल टू 2 का मतलब ये कि दूसरे शेल में डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। इसी तरह हम आ चुके क्वेश्चन बी पे, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन फॉलोइंग आयंस। 2 आयंस दिए गए, इनमें हमने देखना है कि ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ClO3 नेगेटिव में। दरमियान में क्लोरीन है और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन मैंने बना दिए। अब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि किसी एक ऑक्सीजन पे आपने लगाना है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ। तो किसी एक ऑक्सीजन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सपोज इस ऑक्सीजन के पास है, वो मैंने इधर बना दिया। अब क्या है, जो ऑक्सीजन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 16 से। इसका मतलब ये कि इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6। इसी ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 7वां इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से किसी एक ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो क्लोरीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसके ऊपर टोटल कितना नेट चार्ज है, -1। तो इधर लिख देंगे नेगेटिव। अब हम बॉन्ड बनाते हैं, जिसके ऊपर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर रखते हैं ना, वो हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, बाकी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। ये इस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ क्या होगा, क्लोरीन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह क्लोरीन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये क्या है, इसका लोन पेयर। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन गिनूं सेंट्रल एटम क्लोरीन के, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है।
अब हमने कैलकुलेट करने हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो कैसे आएंगे, इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। तो हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसने सिंगल बॉन्ड भी बनाया तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है तो नंबर ऑफ लोन पेयर इधर लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसी तरह नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, यह आ जाएगा 2। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, तो आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2, तो हम इधर लिख देंगे 2, प्लस ये 2 वैसे का वैसे ही। नंबर ऑफ लोन पेयर, इसके पास कितने लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर है, तो इधर हम लिख देंगे 1। 4 2 8, प्लस 2 1 2, प्लस 2 1 2। इन तीनों को ऐड किया तो आया 12। सो जो सेंट्रल एटम था क्लोरीन, उसके वैलेंस शेल में आए हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया है बाय 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, और इसके कितने ज्यादा हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया है बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड आइन है PO4 3 नेगेटिव। सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस, तो दरमियान में लिखे फॉस्फोरस। इसके इर्द गिर्द कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन बनाए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन आ गए। अब कितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये है 3 नेगेटिव है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो बना दें 1 2। अब जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो बनाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फॉस्फोरस है, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सो हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब बनाते हैं बॉन्ड, जिसके वैलेंस शेल में, जिस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में एक बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। इसी तरह ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। और यहां भी क्या होगा, ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस के ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट लिविंग स्ट्रक्चर बन चुका है PO4 3 नेगेटिव का। इसके ऊपर लिख दे 3 नेगेटिव। अब हमने ड्रॉ किया है लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आइंस। अब फॉस्फेट आइंस में जो फॉस्फोरस है, इसके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। सो लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने क्या क्या बनाया, इसने बनाया है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। एटम है फॉस्फोरस, इसने क्या बनाया है, डबल बॉन्ड भी बनाए हैं और सिंगल बॉन्ड भी बनाए। तो हम लिखेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब डबल बॉन्ड कितने हैं, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। प्लस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 और 2, तो लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 2 आ जाएगा 6, 6 प्लस 4 आ जाएगा 10। सो इसके वैलेंस शेल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के आफ्टर बॉन्डिंग इन PO4 3 नेगेटिव, इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन। सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। पिक्चर 3.3 क्वेश्चन 1 है, प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज वेदर द बॉन्ड इन दिस कंपाउंड वुड बी पोलर, कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक। हमने बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है। सो पहला है हाइड्रोजन
फ्लोराइड। सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में है बॉन्ड। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले तो फ्लोरीन का है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसी तरह हाइड्रोजन की है 2.1। दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 1.9, यानी ये 1.8 से ज्यादा है। सो हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड आयोनिक होगा। सो हम लिखेंगे द बॉन्ड इन HF इज आयोनिक। अब है Ki। पोटेशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू योर बुक पेज नंबर 12 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू दी गई है 2.5। आयोडीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और पोटेशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.8। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो आया 1.7। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी तो हमने पढ़ा था क्या बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आपकी बुक में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई है 2.5, लेकिन जो एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है आयोडीन की वो 2.66 होती है। तो अगर हम इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाले तो वो आता है 1.84, कुछ इस तरह डिफरेंस आता है। तो इसका डिफरेंस 1.84 एक्चुअली होता है और इसका जो बॉन्ड होता है पोटेशियम और आयोडीन के दरमियान वो होता है आयोनिक। सो आपने इसको करेक्ट कर लेना, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है कैल्शियम और फ्लोरीन का आपस में बॉन्ड है। ये किस तरह, एक कैल्शियम है उसने 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए। अब बॉन्ड किसके दरमियान है, कैल्शियम और फ्लोरीन के दरमियान। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1। 4 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 3। सो जो डिफरेंस है वो 1.8 से ज्यादा है। सो जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह आयोडीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे। जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगी 0.5। सो जो डिफरेंस है वो 0.4 से ज्यादा है। हमने कहा था कि अगर डिफरेंस 0.4 से कम होगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज्यादा है। सो हम कहेंगे जो दिया गया बॉन्ड है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Br2 यानी ब्रोमीन का बॉन्ड है ब्रोमीन से। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते। एक ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8 तो दूसरी ब्रोमीन की भी क्या होगी 2.8। दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 0 डिफरेंस। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 है। 0 डिफरेंस आना इंडिकेट करता है कि जो दिया गया बॉन्ड है वो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम सोल्व कर लेते हैं क्विक चेक 3.4। पहला क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ डाइपोल मूवमेंट बट CO2 डज नॉट हैव डाइपोल मूवमेंट। तो ये मैंने अभी थोड़ी ही पहले देर बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0 डाइपोल मूवमेंट होता है। पहले उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की तो इसका बॉन्ड होता है कुछ इस तरह। यह हमने पीछे अभी वीडियो में पढ़ा था, जब हम पढ़ा था डेटिव बॉन्ड के बारे में, तब मैंने आपको समझाया था कार्बन मोनोऑक्साइड का किस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह होता है इसका लिविंग स्ट्रक्चर। अब ये जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं डाइपोल मूवमेंट को शो करूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से दोनों के दौरान कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा, कोई ना कोई पोलैरिटी होगी। सो हम लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट किसकी वैल्यू है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड लेक डाइपोल मूवमेंट, उसका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता बिकॉज इट्स लीनियर एंड सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर होती, दरमियान में कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, इधर भी होता है पार्शियल नेगेटिव। अगर मैं डाइपोल मूवमेंट को शो करूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ एक, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ एक। तो इस तरह इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। अब हम बात करें तो इस साइड का डाइपोल मूवमेंट इस साइड के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से जो 2 डाइपोल मूवमेंट्स है
एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस साइड पे है तो एक इस साइड पे, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। अब है, डू यू थिंक दैट इंडिविजुअल बॉन्ड इन CCl4 आर पोलर, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, व्हाट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ ओवरऑल CCl4 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपकी बुक में भी इसको लिखा गया है कि अगर हम इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करें CCl4 में, CCl4 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह, दरमियान में कार्बन और साइड पे 4 क्लोरीन, दरमियान में कार्बन, इर्द गिर्द 4 क्लोरीन, इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं एक बॉन्ड की बात करूं कार्बन और क्लोरीन के, तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो बॉन्ड जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है वो है पोलर बॉन्ड। लेकिन ओवरऑल CCl4 मॉलिक्यूल्स की बात करूं, लेकिन अगर ओवरऑल CCl4 मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो नॉन पोलर है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट 0 डाइपोल मूवमेंट आता है। अगला है, आर दी फॉलोइंग पोलर और नॉन पोलर। हमने बताना है जितने भी मॉलिक्यूल है ये पोलर है या नॉन पोलर है, और हमने रीजन भी बतानी। पहले है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है। सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी की तरफ जाएगा। आगे CH2Cl2 की बात करें तो इसमें भी देखो तो डाइक्लोरो, इसको मिथेन कहते हैं। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है। दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा और दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से डाइक्लोरोमिथेन भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह O2 की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करना ऑक्सीजन से ही, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो 0 आएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस होने की वजह से इनका जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, और इनका मॉलिक्यूल भी ओवरऑल पोलर होगा। 3.5 AHI हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रोंगर एसिड एंड रोबस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर्स HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ वीक एसिड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है। ये हमने बताना है, एक्सप्लेन करना है क्यों। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड है और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो आपने याद रखना जो एसिड की स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करती है H+ आयंस पे। जो एसिड जितनी जल्दी H+ आयंस दे देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो एसिड जितनी देर लगाएगा H+ आयंस देने में वो उतना वीक एसिड होगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और आयोडीन की है 2.5। दोनों में क्या है, डिफरेंस कम है। लेकिन इधर देखूं तो इधर हाइड्रोजन की है 2.1 और इधर फ्लोरीन की है 4। अब ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसको जाने नहीं देगा। जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होता है ना वो बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है और अपने साथ जुड़े हुए एटम को अलग नहीं होने देता। तो इसी तरह ये फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को जल्दी लूज नहीं करेगा। तो जो हाइड्रोजन को जल्दी लूज नहीं करेगा वो एसिड वीक एसिड होगा। इस वजह से जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन वीक एसिड है। सो हम लिखेंगे HI इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF बिकॉज HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डज नॉट रीडली डिसोसिएट इन वाटर, ये क्या करेगा, पानी में डिसोसिएट नहीं होगा। HF पानी में डिसोसिएट होके, जैसे HF है इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, ये पानी में H+ आयंस और F नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होना है। अब ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन जल्दी से हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा, हाइड्रोजन को अपने पास खींच के रखेगा। तो ये रीडली H+ आयंस नहीं देगा।
डिसोसिएट इन वाटर टू रिलीज H प्लस आइंस। डज नॉट का वर्ड यूज किया गया। मेकिंग इट अ वीक एसिड, जिसकी वजह से ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। जबकि मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करूं तो उसका बॉन्ड क्या है, वीक है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम, तो बॉन्ड भी वीक होगा। बॉन्ड वीक होने की वजह से ये जल्दी से पानी में डिसोसिएट हो जाएगा और H प्लस आइंस दे देगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो पानी में जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा और H प्लस आइंस रिलीज कर देगा और H नेगेटिव अलग हो जाएगा। जितनी डिसोसिएट जल्दी होगा पानी में उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसकी वजह से HI जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब HF की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस ज्यादा, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। तो जो आयोडीन है वो साइज में भी बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम है। तो वो क्या करेगा, इजीली अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से जो आयोडाइड आयन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन फ्लोरीन के। सो आप लिखोगे रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे आयोडीन एटम क्या है, साइज लार्ज है देन फ्लोरीन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। साइज बड़ा होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। दिस मेकिंग इट इजियर फॉर आयोडाइड आयन टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से आयोडीन जो है, आयोडाइड आयंस, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, गेट ऑक्सीडाइज, दस एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का साइज भी छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होती है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जाने नहीं देता, इसकी वजह से ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देन है एसिटाइलिन इज मोर स्टेबल देन इथीन, कैन यू एक्सप्लेन। सो इसका बहुत इजी क्वेश्चन। एसिटाइलिन में क्या हो रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन इथीन में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। एसिटाइलिन इज मोर स्टेबल देन इथीन ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है, वो स्ट्रोंगर है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इथीन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर स्टेबिलिटी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, हम लिखेंगे देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से जो इथाइलिन है वो ज्यादा स्टेबल है देन इथीन के। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक के क्वेश्चन सोल्व। पहला क्विक चेक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। डिफरेंट हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए, मॉलिक्यूलर आयंस भी दिए गए, इनमें हमने देखना है सेंट्रल एटम और उसके नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास वाटर, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। सो लिखेंगे सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 16 से। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करने। 2 एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1, तो इधर लिखेंगे 1, 2 1 जा 2, तो आ जाएगा 2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस के और जो शेयर्ड है उन दोनों को ऐड कर दे, 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो पेयर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 8 को डिवाइड कर दे 2 से तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आया, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुके हैं, इसमें हमने देखना है लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर्स पहले हम देखने लगे, बॉन्ड पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर्स कितने, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, कितनी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास 2 क्या है, बॉन्ड पेयर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है लोन पेयर्स। तो लोन पेयर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर दें टोटल इलेक्ट्रॉन
पेयर्स माइनस कर दें बॉन्ड पेयर्स को, तो हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं 4, माइनस किया बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2 बॉन्ड्स पेयर है तो 2 माइनस कर देंगे। 4 में से -2 किया तो आया 2, इसका मतलब 2 लोन पेयर। अगर मैं इसका लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मैंने हाइड्रोजन लगा दी। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए। बाकी ऊपर कितने लोन पेयर रह गए 2। सो हमने बाय कैलकुलेशन भी कैलकुलेट किया कि इसके पास 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड मोलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम है आयोडीन। सो लिखेंगे सेंट्रल एटम क्या है आयोडीन, सेंट्रल एटम आयोडीन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो आयोडीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसने कितनी बॉन्डिंग बनाई हुई है 3 बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 क्लोरीन। हर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 क्लोरीन है इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 3। सो टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 प्लस शेयर कितने हैं 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 3 कितने हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, हमने पेयर कैलकुलेट करने, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 1 2 2 5 10, तो आया टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं 5। अब इसमें से हमने देखना है बॉन्ड पेयर कितने हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इसमें अगर हम देखें तो आयोडीन ने कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया 3, तो कितने बॉन्ड पेयर हुए 3 बॉन्ड पेयर। अब हमने कैलकुलेट करना है लोन पेयर, तो लोन पेयर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से माइनस कर दें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से माइनस कर दे बॉन्ड पेयर्स को, तो आ जाएंगे हमारे पास लोन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर है 5 माइनस बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं 3, तो 5 में से 3 निकाले तो कितने हैं 2, इसका मतलब 2 इसके पास क्या है लोन पेयर। अगर हम इसका लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आयोडीन है, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करती है 1 2 3 4 5 6 7। कितनी क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाई है 3 क्लोरीन, तो इधर 3 क्लोरीन ड्रॉ करते 1 2 3। हर क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। मैं एक एक ड्रॉ कर रही हूँ बॉन्डिंग शो करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन और आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड बना लेगा। इधर भी क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन और आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इधर भी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाएगा। ऊपर भी एक लोन पेयर है और नीचे भी हमारे पास लोन पेयर है। सो इधर से भी हमें पता चल रहा है कि इसके पास 2 लोन पेयर। आपने कंफर्म करने के लिए इसका लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करनी। लिव स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हमें ग्रुप का पता होगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें इजीली पता चल जाएंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर जो है वो इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अगला हमारे पास आयन है I3। पहले हम इसका लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। I3 का मतलब सेंट्रल में हमारे पास आयोडीन है, इसके गिर्द भी 2 आयोडीन है। अब जो आयोडीन है, एक आयोडीन पे नेगेटिव है, जो सेंट्रल आयोडीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन जो है ग्रुप 17 से बिलोंग करती है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका मतलब ये कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो इसके पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आयोडीन भी ग्रुप 17 से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगी, अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्डिंग बना लेंगे। इधर भी ये वाली आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये वाली आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्डिंग बना ली।
अब जो सेंट्रल आयोडीन है उसके पास कितने लोन पेयर है, 1 2 और 3 इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन से कैलकुलेट करें तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, आयोडीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन जो है ग्रुप 17 से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय, कितनी आयोडीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय, एक तो सेंट्रल आयोडीन और 2 हमारे पास क्या है, साइड आयोडीन। एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी तो टोटल कितने हो गए, 2 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 8 और 2 को प्लस कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कैलकुलेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। तो क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दे 2 से, 2 1 2 2 5 10, तो टोटल आए 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसके पास। अब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स, अब हमें पता है इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से माइनस कर देंगे, पेयर से माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर्स। इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं हमारे पास, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 5 में से -2 क्या है, बॉन्ड पेयर, माइनस किया तो आया 3 लोन पेयर, इसका मतलब इसके पास 3 लोन पेयर है। ऊपर हमने लिव स्ट्रक्चर में भी देखा था कि इसके पास 3 लोन पेयर है। इसी क्विक चेक का बी पार्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स इन SiH4 H2SC एंड PH3। पहले हमारे पास है SiH4, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। सो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो Si है, सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, Si, सिलिकॉन। ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सो इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय कितने हाइड्रोजन है, 4, सो 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 1 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 + 4 कर दें, 4 + 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8। सो इधर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स 8 को डिवाइड कर दे 2 से, 2 1 2 2 4 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए कितने, 4। अब हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करने हैं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, जितने इसने बाउंडेड एटम्स होंगे, तो इसके पास कितने बाउंडेड एटम्स है, 4, तो लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर। अब हमने कैलकुलेट करने हैं लोन पेयर्स, तो लोन पेयर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर्स को, तो हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 4 माइनस बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 4, तो 4 में से 4 निकालेंगे, आया 0, इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इसने इलेक्ट्रॉन यूज किए हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, सो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगली हमारी एग्जांपल है H2SC, इसमें सेंट्रल एटम है Sc। सो सेंट्रल एटम कौन सा है, Sc। अब ये जो है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। आपको हर एलिमेंट का पता होना चाहिए, S और P ब्लॉक के एलिमेंट का खास तौर पे पता होना चाहिए किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 16 से, इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोजन।
हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 2 1 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए 2 हाइड्रोजन ने। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दे 2 से तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर 2 1 2, 2 4 8, तो 8 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स, सो बॉन्ड पेयर कितने हैं? इसने 2 हाइड्रोजन है जिनके साथ बॉन्ड बनाया, सो इसने 2 बॉन्ड पेयर्स है। लोन पेयर कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को माइनस कर दे बॉन्ड पेयर से, माइनस कर दे बॉन्ड पेयर से। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4, तो 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। सो टोटल इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। अगली हमारे पास एग्जांपल है PH3। इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? फास्फोरस। तो सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम है हमारे पास फास्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। सो इधर लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय कितने हाइड्रोजन के साथ ने बॉन्ड बनाया? 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 + 3 आ जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दे 2 से, 2 1 2, 2 4 8, तो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? बॉन्ड पेयर्स कितने इसने बॉन्ड बनाए? कितने हाइड्रोजन के साथ? 3 हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास 3 है बॉन्ड पेयर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है लोन पेयर्स। तो लोन पेयर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को माइनस कर दें बॉन्ड पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस बॉन्ड पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं? 4। 4 में से बॉन्ड पेयर कितनी हैं? 3 माइनस कर दिया तो कितने लोन पेयर आए? 1। इसका मतलब इसके पास 1 लोन पेयर है। अब क्वेश्चन नंबर C है प्रिडिक्ट द शेप्स एंड एंगल। पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है SiH4। इसकी हमने शेप भी प्रिडिक्ट करनी और एंगल भी। अब ये जो सेलेनियम है ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, तो चारों हाइड्रोजन को मैं ड्रॉ करूंगी। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए बॉन्ड बनाएंगे। अब आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि ये कौन सी टाइप है। ये है AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। सो इसकी शेप भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। टेट्राहेड्रल। और एंगल भी कितना है? 109.5। सो आपने अलग इधर हेडिंग देखी। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल और एंगल क्या है? 109.5। देन है सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास। अब ये जो SC है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ड्रॉ कर ले। ये आ जाएगी 2 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए बॉन्ड बनाएंगे। अब ऊपर भी एक लोन पेयर है और नीचे भी एक लोन पेयर। अगर मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल।
लोन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं करते, सो इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। ये शेप क्या है? वी शेप्ड, वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। और एंगल क्या है? जब भी वैसे तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में एंगल 109.5 होता है, लेकिन जब दो लोन पेयर आ जाते हैं या एक भी लोन पेयर आ जाता है तो एंगल जो होता है वो लेस देन 109.5 हो जाता है। तो इधर लिखेंगे एंगल जो है वो लेस देन 109.5 है, यानी इससे कम है। और ये टाइप कौन सी है? AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। सो ये भी क्या है? AB4 टाइप है, लेकिन इसमें क्या है? AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। अगली हमारे पास एग्जाम्पल है PH3। अब इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5। अब कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन आ गए। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा शेयरिंग के लिए। सो बॉन्ड कुछ इस तरह बनाएगा। ये ऊपर हमारे पास क्या है? लोन पेयर। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहीड्रल। और इसकी शेप क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि लोन पेयर आ चुका है। अगर इसकी शेप ड्रॉ करूं तो शेप में हम लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते, सो शेप इस तरह की होगी। ये क्या है? इसकी शेप आपने सिर्फ ये बनानी है। इसकी शेप है ये, इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल। ट्राइगोनल पायरामिडल। अब ये भी क्या है? AB4 टाइप है, लेकिन विद 1 लोन पेयर। AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। अब AB4 टाइप जो होती है उसमें एंगल क्या होता है? 109.5, लेकिन एक या दो लोन पेयर आने की वजह से एंगल क्या हो जाता है? लेस देन 109.5, लेस देन 109.5। सो एंगल भी आ चुका है और शेप भी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, प्रिडिक्ट हाउ द बॉन्ड एंगल इन H2S वुड बी डिफरेंट फ्रॉम H2O। दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, दोनों की AB4 टाइप है विद 2 लोन पेयर, लेकिन दोनों में क्या है? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? द बॉन्ड एंगल इन H2S वुड बी स्मॉलर देन द बॉन्ड एंगल इन H2O। H2S में बॉन्ड एंगल स्मॉलर होगा, H2O में बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है? अब दोनों की शेप देखें तो दोनों की वी शेप है। क्यों इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा और इसका कम है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या करेगा? इनको अपनी तरफ खींच के रखे। जब ये इनको अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो जाएंगे सेंट्रल एटम के। जब ये सेंट्रल एटम के ज्यादा करीब होंगे तो इनकी रिपल्जन भी ज्यादा होगी। जब रिपल्जन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, causing the bonding electrons pair in H2O to be closer to central atom, resulting in the greater repulsion and wider bond angle. Then अगला क्विक चेक है 3.8। इसका क्वेश्चन है, ड्रा द लिविंग स्ट्रक्चर फॉर IF3 एंड IF5, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री विद रेफरेंस टू वेस्पर मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं IF3 के लिए। IF3 का देखें तो जो सेंट्रल एटम है वो है आयोडीन। तो आयोडीन जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? ग्रुप 17 से। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लोरीन है? 3, 1 2 3। हर फ्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए। ये आयोडीन अपना फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्डिंग के लिए। इसी तरह इस फ्लोरीन ने और इस आयोडीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्डिंग के लिए। यहाँ भी फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और आयोडीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए। ऊपर भी एक लोन पेयर, नीचे भी एक लोन पेयर। सो ये टाइप क्या है? AB5 टाइप विद 2 लोन पेयर। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बताऊं तो ज्योमेट्री क्या है?
ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बोन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन अगर शेप की बात करूं तो शेप में हम क्या करते हैं? लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते। तो शेप में सिंपल बनाना चाहूं तो सेंटर में आयोडीन, ऊपर भी फ्लोरीन, नीचे भी फ्लोरीन और इस साइड पे भी क्या है? फ्लोरीन। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। लोन पेयर को हम ड्रा नहीं करते, सिर्फ 3 फ्लोरीन है उनको मैंने ड्रा किया। तो ये शेप क्या है? टी शेप। सो अगर ए बी 5 टाइप हो विद 2 लोन पेयर तो आपने याद रखना टी शेप होती है। सो शेप क्या है? टी शेप। और ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। अगली हमारे पास एग्जांपल है IF5। इसमें सेंट्रल एटम है आयोडीन। आयोडीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी फ्लोरीन है? 5 फ्लोरीन जिन्होंने बॉन्ड बनाया। 1 2 3 4 5। तो हर फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए। वैसे तो उनमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए, इसके साथ इधर भी एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। इस तरह ये बनाएगा 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग और ऊपर हमारे पास क्या है? लोन पेयर। सो ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डिफरेंट है और शेप भी क्या है? डिफरेंट, क्योंकि लोन पेयर आ चुका है। सो ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और अगर शेप की बात करें तो शेप क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि एक लोन पेयर आ चुका है। शेप में हम लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते। शेप है स्क्वायर पायरामिडल। चेक के क्वेश्चन है 3.6। पहला क्वेश्चन है ड्रा दी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड N2 मॉलिक्यूल्स। H2O का बिल्कुल सिमिलर है H2S की तरह। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, दरमियान में H2O में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p के तीनों ऑर्बिटल्स लिख लेते, 2px 2py और 2pz। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ऑक्सीजन के टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने होंगे? 4। बाकी कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। इस तरह हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब ये जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या करेगा? अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम शो करूं तीनों ऑर्बिटल्स वाली, एक ये और एक ये। अब एक ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं 2px में। सो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने कंप्लीटली फील्ड शो कर दी। अब एक जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब दूसरा जो ऑर्बिटल है 2p वाला, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 101 मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा? 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करके इस इलेक्ट्रॉन को भी 2 कर देगा। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके इस इलेक्ट्रॉन को भी 2 कर देगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का भी अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ड्रॉ करने के बाद नीचे आपने लिखना है फिगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। वैसे अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करूं तो ऑक्सीजन की होती है इधर 2 लोन पेयर, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, और एंगल होता है 104.5। अगली हमारे पास एग्जांपल है N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की बात करूं तो दूसरा नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो N2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2
2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 और 2 कितने हो गए 4, बाकी कितने रह गए 3, तो वो p में आ जाएंगे। अगर 3p के मैं तीनों ऑर्बिटल लिखूं 1 2, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह होगी इसके 2p में इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके 2p का हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक नाइट्रोजन के ऑर्बिटल इस तरह, ये एक नाइट्रोजन की और दूसरी नाइट्रोजन पहले आएगी, वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी अपना एक ऑर्बिटल यूज करते हुए। ठीक है, मैंने तीनों ऑर्बिटल ड्रॉ किए दोनों नाइट्रोजन के। अब अपना एक एक ऑर्बिटल यूज करते हुए, जैसे 2p x को इन्होंने यूज किया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इसमें भी आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होगा, ये अपना 2py और ये नाइट्रोजन भी अपना 2py ऑर्बिटल को यूज करते हुए साइड वे ओवरलैपिंग करेगी। ठीक है, और ये बनेगा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हो गया। अब एक ऑर्बिटल ये भी रह गया, एक ऑर्बिटल इसका ये और एक ऑर्बिटल इसका ये भी क्या करेंगे आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और इस तरह बनेंगे दूसरा पाई बॉन्ड। सो ये कौन सा है दूसरा पाई बॉन्ड। सो लिखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने पहले बनाया सिग्मा बॉन्ड, फिर पहला पाई बॉन्ड और फिर दूसरा पाई बॉन्ड। इस तरह बनेगा N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है ड्रा दी ऑर्बिटल ओवरलैप टू शो दी फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 पहले मॉलिक्यूल के बारे में लिख लेते हैं। फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसके खोल के तीनों ऑर्बिटल लिखूं तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह होंगे 1 2 3 4 5। एक इसका p का ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या करेगा अपना 2p का एक ऑर्बिटल यूज करेगा, ये एक फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और ये दूसरे फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। किस तरह हेड ऑन ओवरलैप होगी या एंड टू एंड इसको ओवरलैप भी कहते हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल, और नतीजे में हमारे पास किस तरह का दरमियान में थोड़ा सा बड़ा, साइड पे छोटे छोटे, बिल्कुल जैसे चॉकलेट की टॉफी नहीं मिलती उसी तरह इसका F2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा, दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन। HF मॉलिक्यूल ये बिल्कुल सिमिलर है HCl की तरह, जैसे हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल और जो फ्लोरीन है उसका 2p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपस में क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे। इस तरह होगी ओवरलैपिंग, दोनों की ओवरलैपिंग से ये हाइड्रोजन को शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन को शो कर रहा है और ये फ्लोरीन को। सो ये बन जाएगा HF। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ये हमारे पास हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ये हमारे पास फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, दोनों के आपस में ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड बना और इसी तरह हमारे पास HF मॉलिक्यूल बना। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।